हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन के संबंध में चर्चा किया था। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम चर्चा यह करेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण हो जाता है, फिर उसमें विदलन की प्रक्रिया कैसे होती है और आगे का डेवलपमेंट कैसा होता है, जिसको एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के बारे में कहते हैं। और एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट किस तरह से होता है इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ओवुलेशन मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। ये सेकेंडरी oocytes निकल रिलीज होते हैं ग्रेफिन फॉलिकल से, और उस दौरान यह 24 घंटे तक सक्रिय रहते हैं। यदि उस दौरान इसका स्पर्म से संपर्क होता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, अन्यथा यह बेकार हो जाते हैं। और जब नर और मादा युग्मक इकाइयों के सिंगैमी को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि यह क्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम होता है यह जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है, यह युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। और जाइगोट बनने के बाद 1 घंटे बाद, जाइगोट बनने के 1 घंटे बाद ही इसमें क्लीवेज की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इसमें विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसमें सेकेंडरी oocyte की फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्ट क्लीवेज में सहायता करती है। तो जो इसके बाद यह जो जाइगोट है यह फर्स्ट आवर में ही यह 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में यह डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद उसमें विदलन की एक और सेकंड में डिवीजन होता है, जिसके कारण यह जो युग्मनज है जाइगोट है यह 4 सेल्ड स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, जो समान तरह के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। चूंकि मनुष्य में जो ओवम होता है यह माइक्रोलेसिथल होता है, माइक्रोलेसिथल ओवम होता है, इसलिए इसमें क्लीवेज की प्रक्रिया जो होती है वह होलोब्लास्टिक होती है। यह होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसमें होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में यह समान तरह के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। फिर अगले दिन यह जो है यह 4 सेल से एक बार फिर समसूत्री तरह का विभाजन होता है, और इसमें कुल 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। और फिर एक बार और क्लीवेज की प्रक्रिया होती है, विदलन की प्रक्रिया होती है, जिससे यह जो जाइगोट है यह 16 सेल्ड स्ट्रक्चर में 16 सेल स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। उसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उसका आकार नहीं बढ़ता है। अर्थात यह जो जाइगोट था यह 16 सेल स्ट्रक्चर के एक ठोस गेंद जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और उसी ठोस गेंद जैसी संरचना को ही मारुला कहा जाता है। और यह इसकी स्टेज यह मारुला स्टेज कहलाती है। इस लगभग 4 विभाजनों के फलस्वरूप चौथे दिन तक यह प्रक्रिया होती है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। फिर इसके बाद यह जो 16 सेल्ड मारुला स्टेज है इसका, यह यूटेरस में लगभग पहुंच जाता है, और यह यूटेरस में आकर के जो इसकी यूटेरस की एंडोमेट्रियम सेल द्वारा कुछ प्रोटीनियस पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसको यूटेराइन मिल्क कहते हैं। और यह मारुला की इसकी सेल्स उस यूटेराइन मिल्क को एब्जॉर्ब करती हैं। जब यह यूटेराइन मिल्क को एब्जॉर्ब करती हैं तो इसका आकार फिर बढ़ने लगता है, और इसके अंदर एक कैविटी भी बन जाती है, जिस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कैविटी कहा जाता है। और जो इसकी सेल्स बनी हुई हैं वह बार बार विभाजित होने लगती हैं, कोशिकाओं की संख्या उसमें बहुत अधिक बढ़ने लगती है, और यह एक तरफ जाकर के इकट्ठा होने लगती है। और यह इसकी स्टेज, जब इसमें ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है तो यह इसकी स्टेज ब्लास्टुला स्टेज कहलाती है। और जब उस समय इसमें बार बार समसूत्री तरह का विभाजन होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, और यह ब्लास्टोसील का आकार भी बढ़ता जाता है। अर्थात जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसका आकार काफी तेजी के साथ बढ़ता है। फिर 3-4 दिन तक यह यूटेरस में इधर उधर घूमता रहता है, और यूटेराइन मिल्क से इन कोशिकाओं का पोषण होता रहता है, उसका आकार बढ़ता जाता है। फिर 8वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन आकर के यह यूटेरस की एंडोमेट्रियम सेल से एक जगह
चिपक जाता है और उसके चिपकने में जो बाहर की इसकी सेल्स होती हैं वह थोड़ा सा चपटी हो जाती हैं। उन कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। अब इसका अध्ययन आप यहाँ करें तो यह जो बाहर की सेल होती हैं ये थोड़ा सा चपटी हो जाती हैं और कुछ पदार्थों का स्रावण करती हैं जिनको ट्रोफोब्लास्ट सेल कहा जाता है। इस ट्रोफोब्लास्ट सेल की सहायता से यह जो ब्लास्टुला स्टेज में जो इम्ब्रियो था यह एंडोमेट्रियम की आंतरिक भित्ति से चिपक जाता है। इस क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। भ्रूण का इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और जो अंदर की सेल होती है इस सब को इम्ब्रियोब्लास्ट सेल कहा जाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं यह फिर दो स्तर में विभाजित हो जाती हैं। इसमें बाहरी स्तर को सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। इस ट्रोफोब्लास्ट के आंतरिक स्तर को साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और यह सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट भविष्य में चल करके उसके प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती हैं उससे बहुत सारे विलाई बनते हैं जो इस यूटेरस की आंतरिक दीवार में प्रवेश कर जाते हैं। और जो बाहर का जो इसका स्तर ट्रोफोब्लास्ट का जो सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट था वह इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है जिसको एम्ब्रियोनिक लेयर कहा जाता है। इसी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है। और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स होती हैं वास्तव में इन्हें भ्रूण बीज कहा जाता है। और यह एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स ही वास्तव में भ्रूण का निर्माण करती हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल थी वह तो उसके चारों तरफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का आवरण बनाती हैं और इसमें यह प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती हैं। लेकिन जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल थी यह फिर दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। जो बाहर का इसके स्तर होता है इसको इपीब्लास्ट कहा जाता है। जो अंदर का स्तर होता है इसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं। यह बीच में जो ब्लास्टोसील कैविटी बन गई है उसका आकार बढ़ता जाता है और इस तरह से इसका आकार बढ़ता जाता है। यह दूसरे सप्ताह में प्रक्रिया होती है। अर्थात दूसरे सप्ताह में जो यह एम्ब्रियो है इसके चारों तरफ केवल जो कोशिकाएं हैं यह दो स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। बाहर स्तर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर का स्तर जो वास्तव में भ्रूण बीज बनाता है। वास्तव में भ्रूण का निर्माण जो करता है वह एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाता है। अर्थात यह टू लेयर्ड में यह स्ट्रक्चर बन जाती है और यही इसकी यह ब्लास्टुला स्टेज होती है। इसके बाद आती है तीसरे सप्ताह की प्रक्रिया। तीसरे सप्ताह में डेवलपमेंट इसका इस तरह से होता है कि यह जो ब्लास्टुला स्टेज में भ्रूण था यह इसमें ऊपर एक प्रिमिटिव स्टिक बन जाती है और ऊपर से इसमें इन्वेजिनेशन होने लगता है। यह अंदर की तरफ ऐसे दबने लगती है। प्रिमिटिव स्टिक यह बढ़ती जाती है, अंदर की तरफ दबने लगती है। जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स थी वह बाहर के स्तर और फिर यह अंदर के स्तर का ऐसे निर्माण करने लगती हैं। जो एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल थी वह यह इसके अंदर इसके मेसोडर्म का निर्माण करती हैं और यह इस अंदर यह जो खाली स्थान बनता है इसको गैस्ट्रोसील कहा जाता है। अर्थात तीसरे सप्ताह में यह जो एम्ब्रियो है यह 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। यह उसकी गैस्ट्रुला स्टेज कहलाती है और यह इसी से फिर आगे का डेवलपमेंट होता है। यह जो इपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं मिलकर के यहाँ इसका एमनियाटिक डिस्क बना लेती हैं, एमनियाटिक कैविटी बना लेती हैं। ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स इस पर एमनियाटिक मेम्ब्रेन बना लेती हैं और हाइपोब्लास्ट तथा इपीब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं मिलकर के यहाँ जर्मिनल डिस्क बनाती हैं। इसके नीचे जर्मिनल डिस्क बनाती हैं और इस तरह से इस जर्मिनल डिस्क से ही फिर आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यानी जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है इसमें कुल 3 स्तर हो जाते हैं। बाहर के स्तर को एक्टोडर्म और अंदर वाले स्तर को एंडोडर्म कहते हैं, जिनका निर्माण इस ट्रोफोब्लास्ट सेल से होता है। ठीक, और जो इसके
अंदर का स्तर है यह हाइपोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर के बनता है और यह मीसोडर्म कहलाता है। इस तरह से गैस्ट्रुला स्टेज में कुल 3 स्तर में यह विभाजित हो जाता है। एक्टोडर्म, सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म और उन दोनों के बीच में मीसोडर्म स्तर होता है। और यह जो स्तनधारी होते हैं वे सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरे सप्ताह के अंत में ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल थी यह प्लेसेंटा का निर्माण कर लेती हैं और इनका इम्प्लांटेशन ठीक ढंग से इसमें यूटेरस की दीवारों से संपर्क हो जाता है और उसमें ब्लड की सप्लाई भी होने लगती है और इस एम्ब्रियो को पूरा पोषक पदार्थ मिलने लगता है और प्लेसेंटा का निर्माण उसमें हो जाता है। और तब इस प्लेसेंटा से कुल 4 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एक है HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, यानी प्लेसेंटा से कुल 4 हार्मोन स्रावित होते हैं और आगे की पूरी प्रक्रिया हार्मोनल कंट्रोल में ही होती है। तो यह जो हार्मोन स्रावित होते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। दूसरा हार्मोन जो इसमें से स्रावित होता है, सेक्रेट होता है प्लेसेंटा से, वह प्रोजेस्टेरॉन होता है। तीसरा हार्मोन ईस्ट्रोजन स्रावित होता है। उसमें एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसको कहते हैं HPC। इसको प्लेसेंटल मिल्क भी कहा जाता है, इसको प्लेसेंटल मिल्क भी कहते हैं। पूरा नाम इसका एब्रिविएशन है ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन। फिर से एक बार सुनिए आप, प्लेसेंटा में कुल 4 हार्मोन स्रावित होते हैं, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन। तो जो यह तीसरे सप्ताह में यानी फर्टिलाइजेशन के तीसरे सप्ताह में ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन यह प्लेसेंटा से जो स्रावित होता है इसकी मात्रा मादा के ब्लड में बढ़ती जाती है और फिर वह उसके यूरिन में उसकी ज़्यादा मात्रा यूरिन में आती जाती है और इसी ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन को ही टेस्ट करके उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। इन हार्मोन्स का आगे के डेवलपमेंट में बहुत ही अधिक रोल होता है, इसलिए एक बार फिर इसको आप ध्यान से सुन लें कि जो प्लेसेंटा का निर्माण 8वें सप्ताह तक हो जाता है, यानी दूसरे महीने के आखिरी तक जब प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है तो उससे स्रावित होता है एक हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। इस ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन की मात्रा मादा के ब्लड में अधिक होने लगती है और फिर उसके यूरिन में आने लगती है इसकी मात्रा ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन की। और उसी ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का टेस्ट करके ही लिंग का उसकी जाती है कि यह प्रेग्नेंट है अथवा नहीं, यानी उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है इस ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की सहायता से। और इससे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं प्लेसेंटा से, यह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन तो कार्पस लूटियम से भी थोड़ा बहुत स्रावित होने लगते हैं और यह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन उसकी सगर्भता बनाए रखते हैं। ये अगर प्लेसेंटा का ठीक ढंग से निर्माण नहीं हुआ है जब तक, यानी 2 महीने के अंदर यदि प्लेसेंटा का ठीक ढंग से निर्माण नहीं हो पाया है, उस समय उसके ओवरी को काट करके निकाल लिया जाए तो एबार्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। लेकिन क्योंकि उससे यह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं जो सगर्भता बनाए रखते हैं, और जब यह प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है तो यह प्लेसेंटा से यह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते रहते हैं और वह सगर्भता बनाए रखते हैं। इसके बाद यदि उसकी ओवरी से कार्पस लूटियम से ये हार्मोन नहीं भी स्रावित हो रहे हैं तो भी गर्भपात नहीं होता है, अर्थात उसके 3 महीने के बाद यदि ओवरी को काट करके निकाल लिया जाए तब भी गर्भपात नहीं होता है। और एक चौथा हार्मोन इससे स्रावित होता है HPS, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन। इसको
प्लेसेंटल मिल्क भी कहा जाता है। और आगे यही हार्मोन चल करके 3 महीने के बाद यह इसकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसके विकास को प्रेरित करता है। ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, और मादा के शरीर का भी भार बढ़ने लगता है और उसके शरीर में काफ़ी ग्रोथ होने लगती है। और जो हमने यह बताया कि दूसरे महीने के आखिरी तक यानी 8वें सप्ताह तक जो एम्ब्रियो होता है वह 3 स्तरों वाला हो जाता है, अर्थात वह ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। उसके तीनों स्तर क्रमशः सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में मीसोडर्म और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म होते हैं। इन्हीं तीनों स्तरों से भ्रूण के सभी ऊतक और अंगों का निर्माण होता है। और इन्हीं 3 स्तरों से भ्रूण के ऊतक और अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को ही ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है, अंग निर्माण किया जाता है। अब आप देखें कि इस तीनों स्तरों से शरीर के किन किन अंगों और ऊतकों का निर्माण होता है। जो एक्टोडर्म होता है, हमने आपको बताया है कि जब उसका इन्वेजिनेशन होता है ग्रेस्टुलेशन स्टेज में, तो उसकी प्रिमिटिव स्टिक बनने लगती है और यही प्रिमिटिव स्टिक आगे ऊपर चल करके फूल जाती है, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का निर्माण करती है, जो एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। परीक्षाओं में बार बार कंपटीशन में, सिविल के कंपटीशन में और मेडिकल कंपटीशन में भी यह आता है कि ब्रेन का विकास किससे होता है, तो आप लिखेंगे एक्टोडर्म। और इससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बहुत सारी नर्व्स बनने लगती हैं जो शरीर में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, तो वह भी एक्टोडर्म से। इंटरनल ईयर और नोज की स्नेडेरियन मेम्ब्रेन का निर्माण भी एक्टोडर्म से ही होता है। इसके साथ कुछ सेंसरी एपिथीलिया, संवेदी एपिथीलिया और इपीडर्म, त्वचा की उपचर्म, नाखून, नेल और आंख की यह कार्निया वाला जो पोर्शन है, यह एक्टोडर्म से विकसित होता है। साथ ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसका निर्माण भी एक्टोडर्म से ही होता है। और दांत पर सबसे कड़ा आवरण, जो बाहर का हल्का पीला सा आवरण दांत पर दिखाई देता है, वह इनेमल का बना होता है, अर्थात इस इनेमल का निर्माण भी एक्टोडर्म स्तर से ही, भ्रूण के एक्टोडर्म स्तर से ही होता है। फिर इसके बाद मीसोडर्म से देखें, मीसोडर्म से शरीर की डर्मिस बनने लगती है, त्वचा बनती है, किडनी बनती है और ब्लड वेसल्स बनती हैं, यानी रुधिर वाहिनियों का निर्माण होता है। उसमें धमनियों और शिराओं का निर्माण होता है और उससे ब्लड बनता है, यानी मीसोडर्म से ब्लड और ब्लड वेसल्स बनती हैं, गोनाइड्स बनते हैं, जननांगों का विकास हो जाता है। और इसी तीसरे महीने में यह जो गोनाइड्स हैं, यह तो पूर्ण रूप से विभेदित होकर के बन ही जाते हैं, और इसलिए तीसरे महीने में उस भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है, क्योंकि यह जो मीसोडर्म से गोनाइड्स बनते हैं, यानी नर में टेस्टिस और मादा में ओवरी जो बनते हैं, उसके जननांगों का जो विकास होता है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं तीसरे महीने में, और सोनोग्राफी द्वारा उसका लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है, जिसका निर्माण होता है भ्रूण की मीसोडर्म से। इसके बाद हार्ट और बोन्स तथा कार्टिलेज, यानी हड्डियों और उपास्थियों का निर्माण भी भ्रूण की मीसोडर्म से होता है। यह डेंटिन, दांत जो होते हैं वह शरीर के सबसे कड़े पदार्थ डेंटिन के बने होते हैं। इस डेंटिन का निर्माण भी मीसोडर्म से होता है। लेकिन दांत के ऊपर जो खोल होती है, दांत के ऊपर जो कड़ा और आवरण होता है, वह इनेमल कहलाता है। तो इनेमल का निर्माण एक्टोडर्म से होता है, जबकि डेंटिन जो दांत को बनाता है उसका निर्माण भ्रूण की मीसोडर्म से होता है, और मांसपेशियों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। इसके बाद एंडोडर्म स्तर से उसकी थायराइड ग्लैंड बनती है, पैराथायराइड ग्लैंड बनती है, श्वसनिकाएं बनती हैं, ट्रैकिया और रेस्पिरेटरी ब्रेंक्यूल्स बनते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय बनता है, गर्भाशय, स्त्रियों में गर्भाशय बनते हैं, और थाइमस ग्लैंड का निर्माण होता है। इस तरह से भ्रूण के तीनों स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। तीसरे महीने से लेकर के जन्म तक का जो उसका समय होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, और वह उसका फीटस पीरियड कहलाता है।
और उस फीटल पीरियड कहलाता है, और उसमें जो भ्रूण विकसित होता है उसको फीटस कहते हैं। अब तीसरे महीने से लेकर के 8वें महीने और उसके जन्म की पूरी प्रक्रिया का वर्णन हम लोग अगले वीडियो में एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।